वेलकम टू ईवा सिंक। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट मास्टर क्लास 0 टू एडवांस कवर करेंगे। इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और अगर एक बार में पढ़ा दिया तो आपका दिमाग फ्यूज हो जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव रक्त और परिसंचरण तंत्र, पार्ट 1। फेज 1, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, रक्त और उसके घटक। ब्लड कोई आम लिक्विड नहीं है, यह हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट मीडियम है। यह ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और दूसरी जरूरी चीजों को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड व वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने वाले ऑर्गन्स तक ले जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लड हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्योंकि यह बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज को आपस में जोड़ने और उनके बीच पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे होती है? जब एक नए शिशु एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास शुरू होता है तब उसकी कोशिकाएं 3 मुख्य जर्म लेयर्स मतलब बनाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ब्लड और ब्लड सेल्स का निर्माण मेसोडर्म से होता है। आगे चलकर यही मेसोडर्म बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा बनाता है, जहां जीवन भर नई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती रहती हैं। याद रखिए, एम्ब्रियो में 3 मुख्य जर्म लेयर्स होती हैं। पहला एक्टोडर्म, इसी से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्किन का निर्माण होता है। दूसरा मेसोडर्म, इसी से ब्लड, हार्ट, मसल्स, बोन्स और किडनीज बनते हैं। थर्ड है एंडोडर्म, इसी से लंग्स मतलब लिवर, पैनक्रियास और इंटेस्टिन का निर्माण होता है। ब्लड का सामान्य पीएच 7.4 होता है, जो स्लाइटली बेसिक, हल्का क्षारीय होता है। अगर ब्लड का पीएच 7 से कम या 7.8 से ज्यादा हो जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। एक नॉर्मल अडल्ट मेल में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, यानी फीमेल्स में लगभग 0.5 लीटर कम ब्लड होता है। हमारी टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% हिस्सा ब्लड होता है। याद रखिए, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका पीएच 7.4 और बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। नंबर 2, ब्लड सेल्स एंड कॉम्पोजिशन मतलब रक्त की संरचना। समझते हैं कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है प्लाज्मा, जो लगभग 55% होता है, और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स, जो लगभग 45% होते हैं। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड और हल्के पीले रंग का हिस्सा होता है। इसी प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा ही न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग यूरोबिलिनोजेन के कारण होता है। कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% वाटर होता है, जबकि बाकी 8 से 10% भाग में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। याद रखिए, ब्लड में 55% प्लाज्मा प्लस 45% ब्लड सेल्स, और प्लाज्मा का सबसे बड़ा हिस्सा वाटर यानी लगभग 90 से 92% होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स देखते हैं। पहला है एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन ब्लड का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसका मुख्य काम ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब बनाए रखना होता है, यानी यह ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर का सही बैलेंस बनाए रखता है, जिससे शरीर के टिश्यूज में अनावश्यक सूजन नहीं होती। रिमेंबर एल्ब्यूमिन, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का मुख्य काम बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत बनाना है। यह एंटीबॉडीज मतलब प्रतिरक्षी के निर्माण में मदद करता है, जो बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे पैथोजेंस, रोगाणुओं से हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। रिमेंबर ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज। फाइब्रिनोजेन।
फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमाना है। जब शरीर में चोट लगती है तब यही प्रोटीन आगे चलकर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिमेंबर फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी प्लाज्मा का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। यह भी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में भाग लेता है। चोट लगने पर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है, जो आगे फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने में मदद करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम आगे ब्लड क्लॉटिंग वाले टॉपिक में विस्तार से समझेंगे। हेपेरिन। हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट मतलब प्राकृतिक थक्कारोधी है। इसका काम ब्लड को हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर बिना वजह जमने से रोकना होता है। हेपेरिन का निर्माण मुख्य रूप से लिवर द्वारा किया जाता है। क्विक रिवीजन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाता है। हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट मतलब खून को जमने से रोकता है। सीरम। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ट्रैप समझिए। प्लाज्मा में कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक है फाइब्रिनोजेन, जिसे हमने अभी ऊपर देखा, जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाए तो जो लिक्विड बचता है उसे सीरम कहते हैं। यानी याद रखिए, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन सीरम। सीरम का उपयोग ब्लड टेस्ट्स और कई डिजीजेस की जांच में किया जाता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जिसे ब्लड कॉर्पसल्स और हिंदी में रक्त कणिकाएं कहते हैं, इसे समझते हैं। ब्लड का लगभग 45% भाग फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। इनमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी इसी का नाम है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। यह हमारे ब्लड सेल्स का लगभग 99% हिस्सा आरबीसी होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में लगभग 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। शेप। आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव उभयावतल होता है, यानी दोनों तरफ से थोड़ा दबा हुआ। इस विशेष आकार के कारण सरफेस एरिया मतलब इसकी सतह बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में कैरी करना आसान हो जाता है। यहां ध्यान रखना, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। इससे हीमोग्लोबिन के लिए अधिक जगह मिलती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ जाती है। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन यह गलत है। इनके आरबीसी केवल ओवल या इलिप्टिकल शेप के यानी अंडाकार होते हैं, न्यूक्लियस इनमें भी नहीं होता। वहीं बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस और फिश के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट ट्रैप है। एक आरबीसी का सामान्य जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसके बाद पुरानी आरबीसी नष्ट हो जाती हैं और उनकी जगह नई आरबीसी बनती रहती हैं। बर्थ निर्माण। अडल्ट्स में आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो मतलब लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन एम्ब्रियो यानी भ्रूण के विकास के दौरान आरबीसी मुख्य रूप से लिवर और स्प्लीन प्लीहा में बनती हैं। रिमेंबर, रेड बोन मैरो केवल आरबीसी ही नहीं बल्कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी निर्माण करता है। डेथ विनाश। लगभग 120 दिन पूरे होने के बाद पुरानी आरबीसी मुख्य रूप से स्प्लीन में टूट जाती हैं। इसी कारण स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर यह ब्लड को संग्रहित भी कर सकती है, इसलिए इसे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। अब हीमोग्लोबिन देखो। आरबीसी का लाल रंग उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाना होता है। हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला हीम, यह आयरन कंटेनिंग पिगमेंट मतलब लौहयुक्त वर्णक होता है, जिसमें आयरन मौजूद रहता है। दूसरा ग्लोबिन, यह प्रोटीन वाला भाग होता है।
एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यूज। पुरुष में सामान्य हीमोग्लोबिन लगभग 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन लगभग 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। यदि बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम बनने लगता है, जिससे एनीमिया रक्ताल्पता हो जाती है। ESR, जिसका फुल फॉर्म एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। ESR एक ब्लड टेस्ट है जिसका उपयोग बॉडी में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन या इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या इसे ही ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इन्हें हमारी बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें बीमारियों और रोगाणुओं से बचाते हैं। क्वांटिटी। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में लगभग 6000 से 10,000 WBC पाए जाते हैं, यानी RBC की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम होती है। इसीलिए RBC WBC का अनुपात लगभग 600:1 होता है। शेप। WBC का आकार इरेगुलर होता है, बिल्कुल अमीबा की तरह। और RBC के विपरीत WBC में न्यूक्लियस केंद्रक मौजूद होता है। अधिकांश WBC का जीवन काल लगभग 2 से 4 दिन होता है। हालांकि कुछ प्रकार की WBC जैसे मेमोरी लिम्फोसाइट्स कई वर्षों तक भी जीवित रह सकती हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 2 से 4 दिन याद रखना पर्याप्त है। WBC का मुख्य कार्य बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करना और बैक्टीरिया, वायरसेस तथा अन्य रोगाणुओं से रक्षा करना है। रिमेंबर दिस। WBC बॉडीज सोल्जर्स। शेप अमीबा लाइक इरेगुलर। न्यूक्लियस प्रेजेंट। मेन फंक्शन इम्यूनिटी एंड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। अब टाइप्स ऑफ WBC देखो। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC को उनकी साइटोप्लाज्म में मौजूद ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे कण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। अगर ग्रैन्यूल्स मौजूद हों तो उन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है, और अगर ग्रैन्यूल्स न हो तो उन्हें अग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है। नंबर 1 ग्रैन्युलोसाइट्स। इनकी साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लगभग 60 से 65%। इनका मुख्य कार्य बैक्टीरिया को निगलकर नष्ट करना होता है। एओसिनोफिल्स। ये मुख्य रूप से एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। बेसोफिल्स। ये सबसे कम लगभग 0.5 to 1% होते हैं। ये हिस्टामाइन और हेपरिन जैसे रसायन छोड़ते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 2 अग्रैन्युलोसाइट्स। इनकी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। अग्रैन्युलोसाइट्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लिम्फोसाइट्स। ये आकार में सबसे छोटी WBC होती हैं। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करके बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। मोनोसाइट्स। ये सबसे बड़ी WBC होती हैं। इनका मुख्य कार्य डेड सेल्स, बैक्टीरिया और अन्य हार्मफुल पार्टिकल्स को निगलकर साफ करना होता है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। थर्ड प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के सबसे छोटे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। इनका मुख्य कार्य चोट लगने पर खून का बहना रोकना और ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना होता है। संख्या। 1 क्यूबिक मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। इनका जीवन काल लगभग 3 से 7 दिन होता है। फंक्शन। जब शरीर में कहीं चोट लगती है तो प्लेटलेट्स तुरंत उस स्थान पर पहुंचकर ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं। इससे खून का बहना रुक जाता है और शरीर को अधिक ब्लड लॉस होने से बचाया जाता है। डेंगू फीवर में बॉडी की प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होने लगती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाने पर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। 3 ब्लड ग्रुप्स रक्त समूह। ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में की थी।
इसी महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब सवाल यह है कि आखिर हमारा ब्लड ग्रुप तय कैसे होता है। हमारा ब्लड ग्रुप हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद एंटीजन के आधार पर निर्धारित होता है। एंटीजन एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आरबीसी की सतह पर मौजूद रहता है। वहीं एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा यानी ब्लड के लिक्विड भाग में पाई जाती है। इसका काम किसी भी गलत या बाहरी एंटीजन को पहचानकर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करना होता है। अब आइए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हर आरबीसी के ऊपर एक आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र लगा हुआ है। यही आइडेंटिटी कार्ड यानी एंटीजन यह बताता है कि उस आरबीसी का ब्लड ग्रुप क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन और एंटीबॉडी के खेल पर आधारित है। ध्यान रखिए, एंटीजन हमेशा आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है और यह बॉडी को पहचान देता है कि मैं कौन हूं। अगर आरबीसी पर एंटीजन ए मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप अब होगा। और अगर आरबीसी पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है और इसे आप बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। इसका काम है बॉडी में आने वाले ऐसे ब्लड सेल्स को पहचानना जिनका एंटीजन अलग हो। अगर कोई गलत ब्लड ग्रुप बॉडी में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी उसे पहचान लेती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण नियम याद रखिए, बॉडी कभी भी अपने ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती। अगर ऐसा हो जाए तो बॉडी अपने ही आरबीसी को नष्ट करने लगेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन ए मौजूद है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए कभी नहीं होगी। अगर एंटीबॉडी ए मौजूद होती तो वह अपनी ही आरबीसी पर हमला कर देती और ब्लड सेल्स नष्ट होने लगते। यही कारण है कि बॉडी हमेशा अपने एंटीजन की रक्षा करती है और केवल बाहरी या गलत एंटीजन के विरुद्ध ही एंटीबॉडी बनाती है। एग्जाम ट्रिक: एंटीजन आईडी कार्ड, एंटीबॉडी सिक्योरिटी गार्ड। बस यही रूल पूरे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की सबसे मजबूत फाउंडेशन है। अब ब्लड ग्रुप देखते हैं। इस टेबल को घोल कर पी जाओ। इस पूरी टेबल को एक आसान ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि किसी भी ब्लड ग्रुप को समझने के लिए सिर्फ 4 चीजें देखनी होती हैं। पहला, आरबीसी पर कौन सा एंटीजन है। दूसरा, प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है। तीसरा, वह ब्लड किसे डोनेट कर सकता है। और चौथा, वह किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। अब एक एक करके सभी ब्लड ग्रुप्स समझते हैं। ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए की आरबीसी पर एंटीजन ए होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होती है। इसलिए यह अपना ब्लड ए और ए बी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। लेकिन ब्लड लेते समय यह ए और ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी की आरबीसी पर एंटीजन बी होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होती है। इसलिए यह अपना ब्लड बी और अब ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है और ब्लड केवल बी और ओ ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी की आरबीसी पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं, लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। यही सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है। क्योंकि एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए किसी भी ब्लड ग्रुप के आरबीसी पर हमला नहीं होता। इसी कारण ए बी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ सभी ब्लड ग्रुप्स से ब्लड रिसीव कर सकता है। लेकिन डोनेट करने की बात करें तो यह केवल ए बी ब्लड ग्रुप को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। इसीलिए ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों होती हैं। क्योंकि इसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसे दूसरे ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज पहचान नहीं पाती।
इसी कारण ओ ब्लड ग्रुप ए बी और ओ सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन ब्लड रिसीव करने की बात करें तो यह केवल ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नंबर 4, RH फैक्टर। अब बात करते हैं RH फैक्टर की, जो ब्लड ग्रुपिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टेनर और अलेक्जेंडर वीनर ने 1940 में रिसस मकाक बंदर पर शोध करते समय की थी। इसी बंदर के नाम पर इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। RH फैक्टर वास्तव में एक प्रोटीन होता है जो कुछ लोगों की RBC की सतह पर पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की RBC पर यह RH प्रोटीन मौजूद होता है तो उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव कहलाता है, और यदि RH प्रोटीन मौजूद नहीं होता तो उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव कहलाता है। इसलिए ABO सिस्टम के हर ब्लड ग्रुप के दो रूप हो जाते हैं, A+ और A-, B+ और B-, AB+ और AB-, O+ और O-, यानी कुल मिलाकर 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। रिमेंबर, ABO सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप्स ABO। लेकिन अगर पूछा जाए ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स कुल कितने होते हैं तो आंसर होगा 8। भारत में लगभग 93% लोग RH पॉजिटिव होते हैं, जबकि केवल लगभग 7% लोग RH नेगेटिव होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। यह टेबल हमें बताती है कि फादर और मदर के ब्लड ग्रुप के हिसाब से बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। याद रखिए, यहां पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स बताए गए हैं, गारंटीड ब्लड ग्रुप नहीं। पहला केस, अगर फादर O और मदर O हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप सिर्फ O ही हो सकता है, मतलब O+O तो ओनली O ब्लड ग्रुप। दूसरा केस, अगर एक पेरेंट O और दूसरा A है तो बच्चा A या O हो सकता है। इसी तरह O+B तो B या O ब्लड ग्रुप। तीसरा केस, अगर O और AB का कॉम्बिनेशन है तो बच्चा A या B हो सकता है। ध्यान दीजिए, यहां O और AB नहीं आएंगे। चौथा केस, अगर दोनों पेरेंट्स A ग्रुप के हैं तो बच्चा A या O हो सकता है। इसी तरह अगर दोनों B ग्रुप के हैं तो बच्चा B या O हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम केस, अगर फादर A और मदर B हो तो बच्चा A B AB या O, चारों ब्लड ग्रुप्स में से कोई भी हो सकता है। यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब A+B तो ऑल 4 पॉसिबल। अगला केस, अगर A और AB का कॉम्बिनेशन है तो बच्चा A B या AB हो सकता है, लेकिन O नहीं हो सकता। इसी तरह अगर B और AB का कॉम्बिनेशन है तो बच्चा भी A B या AB हो सकता है, यहां भी O नहीं आएगा। आखिरी केस, अगर दोनों पेरेंट्स AB ग्रुप के हैं तो बच्चा A B या AB हो सकता है, लेकिन O ग्रुप कभी नहीं हो सकता। फाइनल क्विक रिवीजन, O+O ओनली O, O+A A या O, O+B B या O, O+AB A या B, A+A A या O, B+B B या O, A+B A B A B O इम्पोर्टेंट, A+AB A B A B, B+AB A B A B, AB+AB A B A B O नहीं। बस ये लॉजिक याद रखिए, एग्जाम में पेरेंट्स और चाइल्ड के ब्लड ग्रुप वाला कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब समझते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस द प्रेगनेंसी ट्रैप, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह समस्या तब होती है जब मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो। पहली प्रेगनेंसी में यदि बच्चा RH पॉजिटिव हो तो सामान्यतः कोई गंभीर समस्या नहीं होती और पहला बच्चा अक्सर नॉर्मल पैदा होता है। लेकिन डिलीवरी के समय बच्चे के कुछ RH पॉजिटिव RBCs मदर के ब्लड में पहुंच सकते हैं।
तब मदर की बॉडी इन्हें फॉरेन मतलब बाहरी समझकर इनके विरुद्ध एंटी-RH एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। दूसरी प्रेगनेंसी। अब यदि अगला बच्चा भी RH पॉजिटिव हो तो मदर की बॉडी में पहले से बनी हुई एंटी-RH एंटीबॉडीज सक्रिय हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के माध्यम से फीटस मतलब भ्रूण के ब्लड में पहुंच जाती हैं और उसके RBCs को नष्ट करने लगती हैं। इस प्रक्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। इसके कारण बच्चे में सीवियर एनीमिया मतलब गंभीर रक्ताल्पता, जॉन्डिस और गंभीर स्थिति में भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है। इसी स्थिति को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस या हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न कहा जाता है। मतलब पहला बच्चा एंटीबॉडी बनवाता है, दूसरा बच्चा एंटीबॉडी का असर झेलता है। यह समस्या हर RH नेगेटिव मदर में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब मदर RH नेगेटिव हो, फादर RH पॉजिटिव हो और अगला फीटस भी RH पॉजिटिव हो। यही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब आज के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमना समझते हैं। जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो खून लगातार नहीं बहता, कुछ ही मिनटों में शरीर अपने आप खून का बहना रोक देता है। इसी प्रक्रिया को ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का जमना कहते हैं। यह कोई एक स्टेप नहीं बल्कि एक कैस्केड प्रोसेस है, यानी एक स्टेप पूरा होने पर दूसरा स्टेप शुरू होता है। पूरी प्रक्रिया सामान्यतः 2 से 8 मिनट में पूरी हो जाती है। आइए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। स्टेप 1 डेंजर सिग्नल। जैसे ही किसी टिश्यू को चोट लगती है, वहां की इंजर्ड टिश्यू सेल्स और प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये मिलकर एक विशेष पदार्थ थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए कि चोट लगते ही शरीर एक इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है। स्टेप 2 थ्रोम्बिन बनना। अब केवल थ्रोम्बोप्लास्टिन से काम नहीं चलता, इसे कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन की भी आवश्यकता होती है। ये तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि थ्रोम्बिन वह मास्टर एक्टिवेटर है जो आगे पूरे क्लॉटिंग प्रोसेस को शुरू करता है। स्टेप 3 फाइब्रिन की जाली बनना। अब थ्रोम्बिन प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजेन पर कार्य करता है। इसके बाद फाइब्रिनोजेन बदलकर फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन धागों जैसी एक मजबूत जाली बनाता है। इस जाली में RBC, WBC और प्लेटलेट्स फंस जाते हैं और अंत में ब्लड क्लॉट बन जाता है। यही क्लॉट घाव को बंद कर देता है और खून का बहना रुक जाता है। एग्जाम ट्रिक, पूरी प्रक्रिया एक लाइन में। चोट लगी, प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला, कैल्शियम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदला। फाइब्रिन की जाली बनी और ब्लड क्लॉट बन गया। इसमें रिक्वायर्ड एलिमेंट्स पूछे तो याद रखना। विटामिन के, एलिमेंट या आयन कैल्शियम, प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, सेल प्लेटलेट्स। और जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब रक्त थक्का जमाने वाले कारक पूछे तो विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो ये था पार्ट 1। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। हमने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करके हमें सपोर्ट करे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए मन लगाकर स्टडी करे। जय हिंद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।